अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात मखसूस नशिस्तों पे जो अरकान थे उनके हलफ बर्दारी में देर, और फिर इन सारी चीज़ों का क्लाइमेक्स ये हुआ कि जो फार्मूला पहले से तय था, तो फिर ये वावेला कैसा। हमने देखा कि जो कल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने जो एडजॉइन कर दिया था इजलास, और उसके बाद फिर इसमें पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर तकरीब हलफ बर्दारी हुई गवर्नर हाउस में, और गवर्नर ने हलफ लिया। इसके बाद सुबह इलेक्शन का जब मरहला आया तो उस पर भी ये देखा गया कि अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने वहां पे दरख्वास्त दी कि ये जो हलफ बर्दारी हुई है ये गैर कानूनी है, और उनके जो इख्तियारात थे वो स्पीकर ने लेने थे। लेकिन इस सारी तमाम तर सूरत हाल के बाद हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वही सब कुछ होता गया कि जो पहले से हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान में इत्तेहाद था, यानी 5 और 6 के रेशियो से जो इत्तेफाक किया गया था, बिल्कुल वैसे ही मामलात आहिस्ता आहिस्ता सिमटते गए। और अब पोजीशन ये है कि हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके 6, जबकि ऑपोजिशन के 5 जो हैं वो अरकान जो है मुंतखब हो चुके हैं, 5 सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। सारा दिन आज ये गहमा गहमी रही, और एक वक्त तक तो शक हुआ था कि पता नहीं कि इसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खैबर पख्तूनख्वा में आईनी बहरान आने जा रहा है। और इस तमाम तो सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन अब मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, जो कि एक अच्छी बात है। नुमाइंदा चैनल 5 सारा दिन हमें वहीदुर रहमान हमारे साथ हैं, हमने सारा दिन ये हमें अपडेट करते रहे, और इस तमाम तर सेनेट में के जो इलेक्शन हो रहे थे KPK असम्बली से, इससे हमें जो है वो तफसीलात फराहम करते रहे। वही प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ, और अब ये बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा आज जो सारी एक्टिविटीज़ हुई जरा उसके बारे में हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँच गए हैं जी। जिस तरह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 का फार्मूला जो तय पाया था कि 6 नशिस्तें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलेंगी और 5 नशिस्तें जो है वो अपोजिशन को मिलेगी, तो उस हवाले से आज जो फार्मूले ने तय किया था वो बिल्कुल उसी पर अमल दरामद किया गया है। इस तरह तकरीबन मैं आपको ये बता दी थी कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टेक्नोक्रेट सीट पर आजम स्वाति जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है, और दिलावर खान जो है वो मुंतखब हो गए। इस तरह आजम स्वाति साहब ने 89 और दिलावर साहब ने 54 वोट लिए हैं। 7 जनरल नशिस्तों पे PTI के 4 और अपोजिशन के 3 सेंटर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, नूरुल हक कादरी, और इस तरह जो अपोजिशन है वहां से मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद जो है वो कामयाब हुए हैं। ख़वातीन नशिस्त पर जी रोजीना नाज जो PTI से उसका ताल्लुक है, और पाकिस्तान पीपल पार्टी से रोजीना खालिद जो है वो सेनेटर मुंतखब हो गई है। 11 नशिस्तों पर टोटल जो से आज 145 वोट थे। अरकान असम्बली में थे 144 अरकान ने जो अपने वोट इस्तेमाल किए, उसमें एक MP जो था वो गैर हाजिर था। जिस तरह आपने कहा जी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो फार्मूला तय पाया था 6-5 का, वो तो पूरा हो गया है, मगर जिस दूसरी जानिब जो कल इन्होंने हाला गुला मचाई हुई थी कि ये जो हल्फ गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी है कि ये गैर आईनी इक़दाम है। पेशावर हाई कोर्ट की जस्टिस के बारे में कहा है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी आईन से हट कर है, और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करेंगे, और ये तमाम चीजें जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं। मगर जब आज इलेक्शन शुरू है, पोलिंग का अमल 11 बजे से 5 बजे तक जारी रहा, पूरी पोलिंग का अमल शुरू है, तो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब असम्बली आए अपने चैम्बर में और अपने अरकान असम्बली के साथ बैठ कर उन्होंने बातें की हैं, और उसके बाद उन्होंने इजलास-ए-अमल बनाया। अंदरूनी खाना बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये था कि कहीं इसके जो PTI के जो उम्मीदवार हैं और ये इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली और दीगर मेंबरान कहीं ये बिक न जाए, क्योंकि पैसों की रेल ट्रेड पर चल रही थी। उसमें लास्ट बोली जो थी वो 50 करोड़ में
एक सेनेटर को खरीदना सुनने में आया कि खरीदा गया है, मगर ये तो खैर गैर सरकारी और गैर बावजूद है की बातें। मगर यहाँ पे अमीन गंडापुर साहब को इस बात का खदशा था। उन्होंने इजलास के बाद फिर कहा है कि अपोजिशन के साथ हमारी गठजोड़ हो गई है और 6 नशिस्तें जो है हमें मिलेंगी और 5 जो है तो अपोजिशन को देंगे। तो उसके मुताबिक फिर फार्मूला तैयार पाया और वोटिंग का मुझे शुरू हुआ है और 5 दिन तक जो वोटिंग होगी है उसके बाद जिनकी शुरू हो गई है तो 6 नशिस्तें सूबाई हुकूमत को मिल गई है, 5 जो है अपोजिशन को मिल गई है। तो ये टोपी ड्रामा सा बनाया हुआ था इन्होंने वैसे लोगों को आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। दूसरी जानिब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नाराज कारकुन और जिन्होंने खुर्रम निशान के हवाले से कहा था कि वो कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं ली। मगर हैरानी की बात यह है कि सूबाई हुकूमत अपोजिशन ने कहा है कि खुर्रम शहजाद को 1 वोट भी मिलेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी सियासी जमात है, एक अदना कारकुन से डर गए थे कि उसको 1 वोट बिना अपोजिशन ने दिया है उसको और न हुकूमती अरकान ने दिया है। मगर वो आखिरी हद तक जो है डटे रहे थे। आज उन्होंने मुकाबला किया है, ठीक है, उनको वोट नहीं दिया गया, मगर इस बात से बात वाज़ेह हो गई है कि जो अशराफिया है, जो अरबपति करोड़पति लोग हैं, उनको सामने लाया गया है और उनको कामयाब कराया गया है। दूसरी जानिब ये बात भी आई है बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर पर ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने लगाया है कि बानी PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान का नाम शामिल था, मगर बैरिस्टर गौहर और इन्होंने बैरिस्टर सैफ जो है। बहुत बहुत शुक्रिया वहीदुर रहमान आपका कि आपने इतनी तफसीलन हमें सारा दिन की एक्टिविटीज से आगाह किया और तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर जो है वो सियासी गठजोड़ कर लिया। अब ये गठजोड़ कैसे हुआ, किस तरह से तहरीक इंसाफ मानी और अली अमीन गंडापुर ने तमाम मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को मुबारकबाद भी दे दी है। इस वक्त हुआ है हम ब्रेक पर जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वकास मान जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर तजियाकार रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हमें ज्वाइन किया है वकास मान ने, हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं रज़ाक खट्टी। दोनों ही मेहमान को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वकास मान साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। अभी आप वहीदुर रहमान जो कि हमारे नुमाइंदा हैं पेशावर में, वो सारा दिन की एक्टिविटीज़ बता रहे थे कि कल तो ऐसा लग रहा था जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कोई आइनी बहरान आने जा रहा है। फिर ऐसा क्या जादू का मंत्र चलाया गया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कि वही 5 और 6 वाला फॉर्मूला जो है वो काम कर गया और तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी गठजोड़ के लिए रजामंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मैं आपके इस सियासी गठजोड़ का जो आप लफ्ज बोल रही हैं मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा। इट्स नॉट अ सियासी गठजोड़। तहरीक इंसाफ के साथ पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है अभी तक, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा। 8 फरवरी को गुजरे 16 महीने हो गए, लेकिन जो है केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया। सेनेट का हाउस मुकम्मल नहीं था, उसके बावजूद 26वीं आईनी तरमीम कर दी गई। हमारे ख्याल में ये एक गैर आईनी काम था कि आपकी नुमाइंदगी एक हाउस में नहीं है और आप आईनी तरमीम करवा लें। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी जाए और फिर जिस तरह से चालाकी से उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, स्पीकर ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट की बी टीम होने का सबूत दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सीटें खैरात में बांट दी उन पार्टियों को जिनकी वो बनती नहीं है। पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि चलें 1 मिनट के लिए इसी बात को मान लेते हैं कि वो पीटीआई की सीटें नहीं बनती। मैं आपकी ये बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं,
इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो सीटें नून लीग की या पार्टी की या किसी और की बन गई हैं। ये कैसे मुमकिन है? आप मखसूस नशिस्तों के बारे में बात छोड़ देते जैसे आपने पिछले आप मखसूस नशिस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के बारे में जी जी। तो अगर वो सीटें पीटीआई की हैं तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को और किसी और को मिल जाएंगी। ये तो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो उसूल है, जो कानून है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। ये सारा एक बैकग्राउंड है ना जी। उसके बाद आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है सब क्या हुआ, क्यों होता रहा। तो उसके बाद जो है हमने ऑब्वियसली अब हमारे पास जो भी आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं वो हमने हमेशा इस्तेमाल की, और हमने कल भी कोशिश की कि हम इसको डिरेल करें। ये ना हो पाए, कोई वो नहीं हो पाया। उन्होंने गवर्नर से जो है वो ले लिया, हल्फ ले लिया। तो देयर वाज नो अदर वे कि उसके ऊपर आज इलेक्शन होना ही होना था। वो इलेक्शन हो और उसमें पीटीआई को 6 सीटें मिल गई और वहां की ऑपोजिशन को 5 सीटें मिल गई। तो इसमें कुछ सियासी गठजोड़ की तो मुझे नहीं बात समझ आ रही कि सियासी गठजोड़ आप किसको कह रही हैं। नहीं, फॉर्मूला तो पहले से जो था वो यही बातें आ रही थी, जराए से भी खबरें कई दिन पहले आ गई थी कि 5 और 6 के तनासुब से है जो ऑपोजिशन और हुकूमत के अंदर जो है वो सीट्स जो होंगी सेंटर्स की वो तकसीम होंगी। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कॉमेंट कीजिए कर जाए। बहुत शुक्रिया आपका। खट्टी साहब, मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ। वकास मान साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हमारी जो लूली लंगड़ी सी जमहूरियत थी वो भी अभी मौजूद नहीं है। तो हम उस तरह से तो अभी तक जमहूरी इदारे और वो इवॉल्व भी नहीं हुए, और हमारे यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब कुछ होता रहा है और हो रहा है। तो इसी के तनाजुर में ये गवर्नमेंट और अपोजिशन, अगर अपोजिशन की कितनी बन सकती है और गवर्नमेंट की कितनी बन सकती है, उसमें कोई गठजोड़ नहीं है। ये सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए और जो जमहूरी रवैये हैं, ठीक है वकास मान साहब। रज़ाक खट्टी साहब, अभी वकास मान साहब ये बात कर रहे हैं, इस चीज में कामयाब ना हो सके कि हमें रिजर्व सीटें मिले, क्योंकि हमें वो तो हमारी सीटें ज्यादा होती। चले वकास जी मान साहब, आप थोड़ा सा प्रोग्राम को हम जरा आगे बढ़ा लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि खट्टी साहब जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी भी हम इसमें राय शामिल कर लें। अभी मान साहब ये कह रहे हैं खट्टी साहब के हाउस ट्रेडिंग को रोका गया, मगर 65 करोड़ की जो है वो एक सेनेटर्स की बोली लगी, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। और आपकी तो आपने तो अपनी पूरी जर्नलिज्म में जो अपने कैरियर में कोई सेनेट के और कौमी असेंबली के कोई लातादाद इलेक्शन है जो देखे हैं आपने, तो आपको क्या लगता है ये सारा जो कल से अब तक ये सारा जिसे कहते हैं ना एक सस्पेंस ड्रामा चल रहा था, अब ये आकर खत्म हो गया है, तो आपको अब ये क्या लग रहा है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? नहीं, सियासत है तो ड्रामे तो चलते रहेंगे बेनजीर, लेकिन मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की बेशक जो है वो सियासी गलतियां बहुत होंगी, लेकिन इशू ये है कि इंतखाबात से पहले उनका इंतखाबी निशान छीना गया, और फिर जो कुछ हुआ इंतखाब वाले दिन जो कुछ हुआ उसके बाद जो रिजल्ट आए वो भी आपके सामने है। अभी भी कौमी असेंबली में पीटीआई को कुछ भी नहीं मिला, सारी इन्होंने आपस में बांट ली। 92 से मेरे ख्याल ज्यादा नशस्तें पख्तूनख्वा में थी, 24-25 सीटें इनको मिलनी चाहिए थी, मखसूस नशस्तें खवातीन की, वो भी इनको नहीं मिली। तो बात यह कि जो जमात या जो लीडरशिप ऑलरेडी पहले ही एक जबर का शिकार है, उसमें वो क्या कर सकती है? आप मुझे ये बताएं कि ये तो 6 सीटें तो इन्होंने ले ली हैं,
लेकिन एक मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की सीट आप देखें, वो पीटीआई की नहीं है, वो जाहिर है वो जिस तरीके से ली गई वो आपको मालूम है। इसी तरह पीपुल्स पार्टी में जो तला महमूद को सीट दी गई है वो भी एलीट की सीट है। अमीर मकाम के बेटे को सीट मिली है, वो भी मुस्लिम लीग नून ने अकोमोडेट किया है। मुराद सईद की जो सीट है वो मेरा ख्याल में इन्होंने फैसला करके इसको जाया इस सेंस में किया है कि मुराद सईद को ये समझते हैं कि शायद कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सेनेटर हैं, आ जाएंगे, जेल में चले जाएंगे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पर वो आते रहेंगे। लेकिन जिस तरह हमारी अदालतें हैं, जिस तरह हमारी पार्लियामान है, उनको जो कुछ इशारे आते हैं, जो कुछ कहा जाता है वो वही करते हैं। हमने माजी में भी देखा है कि खुद इमरान खान साहब के दौर में भी स्पीकर असद कैसर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया करते थे और फिर हमने बाद में भी देखा ऐसा होता है। लेकिन सियासी जमातें असल में सबक वक्त से सबक हासिल नहीं करती। अभी भी जो ये हुआ है, अगर ये फार्मूला ना चलता, आप देखें ना कल तक जो सूरत हाल थी कि एक ऑर्डर आया कि स्पीकर के बजाय गवर्नर हल्फ लें, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो हल्फ भी हो गया और उसके बाद इनकी वो निशस्तें भी हो, यानी वो उन्होंने वोट भी कर दिया। इशू ये कि इस तरह के गैर आईनी काम आप क्यों करते हैं? कि आपने देखे ना पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उस नहज तक पहुंचा दिया है कि आज अगर ये जमहूरियत खत्म कर देना तो लोगों की तरफ से एक जो है वो एक पैसे की भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। लोग कहेंगे यार ठीक है जान छूटी, इसलिए कि इनके जो हाल हैं, इन्होंने जो तरीकेकार अख्तियार किया है वो कोई भी काबिल सताइश नहीं बल्कि कभी कभी लगता है कि काबिल मजम्मत है। नहीं खट्टी साहब ये तो नहीं है, नहीं खट्टी साहब मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी। जमहूरियत तो कुछ अभी भी बहुत सारा एक हाल का अहबाब मौजूद है कि जो जमहूरियत पर यकीन रखता है और बहरहाल बदतरीन जमहूरियत जो है वो आमरीत से बेहतर होती है। जमहूरियत पर आप यकीन रखती होंगी, लेकिन पार्लियामान के अंदर जो मौजूद हैं, जिनके पास सेंस है, जो समझते हैं, आप जाकर कभी उनके साथ निजी तौर पर बैठें और गपशप करें, आपको अंदाजा होगा कि वो क्या कहते हैं। मैं जाती तौर पर इस चीज का गवाह हूं। कोई देखे ना एक बंदोबस्त किया गया है मिलते हम बैठे ही होते हैं ना पार्लियामेंट में, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो ये जमहूरियत की ये मुल्क को जमहूरियत की पटरी पे रखना चाहते हैं। हम अगर ये कहें कि नहीं, लोग भी इस बात के हामी है कि मुल्क में एक आमरीत आ जाए, तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। आप आमरीत किसको कहती हैं? यानी कोई फौजी जर्नल आए और टेक ओवर कर ले? आमरीत की बहुत सारी शक्लें हैं ना। असल शक्ल तो देखें ना, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो आइन में तरामीम हुई, जो इदारे बने, जो सूबों के अख्तियारात सलब हुए, वो सारी चीजें सबके सामने, किसी से ढकी छुपी नहीं है। आइन में तरमीम नहीं तो क्या हुआ, आप सब्र कर ले, 27वीं तरमीम भी हो जाएगी, फिर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये आप बेफिक्र रहें चीजें, क्योंकि इस बार पहली बार हमने देखा है कि ऐसा हुआ है कि सियासी जमातें आमरीत की खुद सहूलतकार बन गई हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान, मैं मानता हूं कि उन्होंने अपने दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू किया, उसका वो नतीजा भी भुगत रहे हैं, लेकिन सारी सूरत हाल में ये तो नहीं कि सारे मिलके उसको मारने शुरू हो जाएं। आज भी इमरान खान, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जो 2 साल से जेल में पड़ा हुआ, लेकिन उसने एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे अस्पताल दाखिल कराओ। बाकियों ने तो सारे अपनी जो जेल है वो अस्पतालों में गुजारी। तो इशू यह है कि कोई आदमी हमें अच्छा न लगे, लेकिन एज ए सियासी मुल्क के हालात के तौर पर हम तजिया निगार के तौर पर देखते हैं, तो हमें किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। कल तक हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। कल तक जरदारी साहब के साथ जो कुछ हो रहा था वो गलत था, आज यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। हम सब मानते हैं कि ये सियासी केसेस हैं, हम समझते हैं कि सियासी केसेस हैं। आज भी इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान अगर मामला तय पा जाए तो आप देखिएगा कि कैसे अदालतें अपने फैसले तब्दील करती हैं। तो ये तो सारी ऐसे ही बातें हैं। असल में जिनको जो 6 सीटें मिल गई, इन्होंने इसके ऊपर आमना सदर बहुत है।
वकास खान साहब, आपने खट्टी साहब की बात सुनी। अमूमन खट्टी साहब जो हैं वो अभी तो वो बड़े जमहूरियत से नाउमीद नज़र आ रहे हैं, और अमूमन वो इतनी ज़्यादा जो है वो पीटीआई की हिमायत करते नहीं हैं जितना नॉर्मली मैं इनको जानती हूँ और एक तवील अरसे से जानती हूँ, हमारे सीनियर हैं। मगर अब देखें, उन्होंने कहा कि इसका हल जो है नहीं, अच्छा चले खट्टी साहब रहने दें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वकास साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी कि अब जो इसका हल है कि पीटीआई के ऊपर इतना सख्त वक्त है, इसका हल भी तो पीटीआई ही के पास है ना, वो क्यों नहीं हल निकालिए? क्यों नहीं पॉलिटिकल जो जमातें हैं पार्लियामेंट में, जो सियासी जमातें हैं, उनके साथ बैठ के बात करने को क्यों तैयार नहीं होती? क्यों इतने ज़्यादा हार्ड लाइन ली जाती है खुद बानी पीटीआई की जानिब से और फिर पीटीआई के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से? जी वकास खान साहब, मैंने आपसे सवाल किया, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है उन्होंने पीटीआई, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए वकास साहब। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था जी, भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने हमारी तारीफ नहीं की, सच बोला है। अच्छा, अब आपका ये सवाल है कि हम क्यों नहीं सियासी जमातों से बात करते? देखें, मैं मेंबर हूं पंजाब असेंबली का, हमारे कोलीग्स नेशनल असेंबली में हैं, हमारे जो नून लीग के दोस्त उधर बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। हमारी जब कहीं कोई मुलाकात होती है, कोई बात होती है, तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। दे आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। तो वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनके साथ आप जो है वो बात कर सकते हो। हमने कोशिश भी की, लेकिन उन डायलॉग्स में भी हमें समझ आ गया कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी के बारे में कि अगर वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और हमें पता है कि वो किन के कैंडिडेट हैं, किस तरह से वो आए हैं। तो पाकिस्तान में ये तशवीश क्या की बता, बात उन्होंने है, काबिलियत की वजह से कहा कि वो इतने काबिल हैं। अफसोसनाक अमल है कि उन्होंने क्या पता काबिलियत की वजह से कहा हो, सही है, ठीक है, वो इतने काबिल हैं। नहीं, काबिल तो वो हैं, बिल्कुल हैं जी। वो उनकी काबिलियत तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो अच्छा, वो अब गुजारिश ये है कि ये एक अफसोस की बात है, और ये हम सब के लिए एक इज़्तिराब की चीज है कि पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी, अभी मैं पीटीआई को अगर साइड पे भी करूं, बीइंग पाकिस्तानी, हमारी जमहूरियत जो है जिस तरह की भी थी, वो इस तरह से एक्सपोज हुआ है हमारा निज़ाम पिछले 2-3 सालों में कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और बजाय कि और ऐसा नहीं है कि किसी को कोई चीज समझ नहीं आती। आज तो देखिए मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको सब कुछ नजर आता है। आई मीन, मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह से करने वाले जो हैं वो अपने ज़मीर को किस तरह मुतमिन कर पा रहे हैं, ये या वो खुद को कैसे समझाते हैं कि जी मैंने ये जो एक्शन किया है ये ठीक किया है। हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम जो है वो कांटों पे कांटे बोए जा रहे हैं। पाकिस्तान को तबाही के दाने पे खड़ा है। वकास साहब, एक चीज है कि देखिए, मैं सॉरी कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन कुछ पीटीआई के अपने इख्तिलाफात, कुछ उनके गलत डिसीजन, 26 नवंबर वाली बात मैं आपके सामने रखती हूँ और आप फिर खुद फैसला कीजिएगा कि उनके खुद गलत डिसीजंस, मुज़ाकरात से पीछे हट जाना, फिर मार धाड़ की सियासत, मैं चोर, तू वो चोर, वो चोर, वो चोर और मैं सबसे ठीक, इसने पीटीआई को खुद मुसीबत में डाला हुआ है। आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे लीडरशिप है जो ये मशवरे देती है कि खान साहब को कि अब थोड़ी सी आप अपनी हार्ड लाइन से नीचे आ जाएं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा आप अपनी आपको जब आप किसी से मुज़ाकरात करते हैं, जब आप सॉफ्ट एज मांगते हैं किसी से, तो आपको थोड़ा थोड़ा फरीकों को अपने मुतालबात से पीछे हटना होता है, तभी मामलात हल होते हैं। लेकिन पीटीआई ये करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान साहब तो बारहा कह चुके हैं कि मैं बात करने को तैयार हूं,
लेकिन कोई बात करे, मतलब कुछ सीरियस बंदा करे। हम खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं, पिछले 2 सालों में बारहा कर चुके हैं। सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा आप एहसन इकबाल, इरफान सिद्दीकी, ये सीरियस नहीं है वकार साहब? नहीं है ना के पास कौमी असम्बली के, लेकिन उस असम्बली में गुंडे घुस जाते हैं और वो MNAs को उठा लेते हैं। सादिक साहब अपनी असम्बली को, जिसके वो स्पीकर हैं, जिसके वो हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकते। यूसुफ रजा गिलानी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी के, उसके ऊपर फिर बड़ा फर्म स्टैंड ले लेते हैं। मीडिया पे बात आई, लेकिन वो उसके ऊपर अमल नहीं करवा पाते। तो ये सारी चीजें हमारे सामने, मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे दोस्त हैं नून लीग वाले, वो हमें पता है कि वो उनके पहले वो चीजें नहीं है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये जो PTI के साथ हो रहा है और जिस दलेरी और जवानमर्दी से खान साहब जेल काट रहे हैं, देखें जेल में रहना किसको पसंद है? आपको क्या लगता है कि कोई बंदा खुशी से जेल में रहेगा? और जिस तरह की कंडीशंस में खान साहब को रखा गया, और एक बंदा जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, वो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद है, ये बाकी हमारे लीडर्स हैं, क्या वो खुशी से जेल में? नहीं, उनके साथ ज्यादती है, जबर है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये सिस्टम आगे चले। हमने बारहा कोशिश भी की है, मगर दूसरी तरफ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि अगर हमने मुज़ाकरात किए और PTI को कुछ स्पेस मिली तो शायद हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, हम जो है वो तख्तादार हो जाएंगे, या जो भी वो सोचते हैं। सो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। विक्टिमाइजेशन की आपने बात की माजी में, हाँ विक्टिमाइजेशन होती रही है 76, 77, 78 सालों में। पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो शायद कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लेकिन जो 2024 में हुआ, कैंडिडेट से उनके नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए, जिस तरह से फॉर्म बनाया गया, आई मीन इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है ना। सो अब अगर हमने जमहूरियत के ऊपर जो ज़रबें 2-3 साल में लगाई हैं, भट्टी साहब जैसे जो लोग हैं समझ दानिश्वर साफी, मतलब अगर वो उनका एतबार इससे उठ जाता है और कुछ और लोगों का, तो उसके पीछे ये रीजंस हैं जो पिछले 2-3 सालों में हुआ है। बट अगेन देखें PTI अभी क्या कर रही है और क्या करना चाहती है और कहाँ पे खड़ी है। हमारे साथ जो जिस तरह के मजालिम हो रहे हैं और हुए हैं, हम उसके बावजूद जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हम उसके बावजूद जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरी अमल में हम हिस्सा लेते रहेंगे। हमें जो है ये जो अदालतें हैं, ये अदालतें सिर्फ एक चंद कमरे रह गई हैं जिनके बाहर अदालत की तख्ती लिखी हुई है। उनके अंदर इंसाफ, उन बंद कमरों में इंसाफ नहीं हो रहा और सबको नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम वो दरवाजा खटखटाते रहेंगे। हम इस अमल को जारी रखेंगे और तारीख का हिस्सा बनाएंगे कि हमने इस फोरम के ऊपर गए और ये हमने कोशिश की, और हम बिल्कुल मायूस नहीं है। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मायूसी तो गुनाह है, कुफर है वो। और हम इंशाल्लाह हमें इसी ईद के साथ हैं हम कि एक दिन आएगा, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर मेरे मुखालिफ जो है कुव्वत जो है वो इतनी ताकतवर है दुनियावी तौर पर, मुझे धकेले जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सच बोलना बंद कर दूं। मैं तो सच बोलूंगा, बिल्कुल सच बोला जाएगा। और वकास मान साहब ने बड़ा बैलेंस जो है वो अपनी बात की, जहां हम किसी लीडर पे तनकीद करते हैं कि वो बैलेंस बात नहीं करते या फिर वो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तो जो कोई अच्छी बात करे तो मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रज़ाक खट्टी साहब से पूछेंगे कि वो अब ना उम्मीद हो गए और हमेशा उम्मीद का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और रजा खट्टी साहब, पीटीआई तो आपकी बड़ी फैन हो गई है, आपके तज़किये से वकास खान साहब मान गए। उन्होंने कहा कि जब तक खट्टी साहब जैसे लोग हैं, जब तक जो है ना वो हमारी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचती रहेगी, हमारी आवाज़ हमारे मुखालफिन को हिलाती रहेगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। बेनज़ीर, असल में मामला हिमायत या मुखालफत करने का नहीं है ना। बिल्कुल। उसूल ये है कि हमारा एक पैमाना होता है बात करने का, वो होता है मुल्क का आइन, ठीक है ना। और आइन बुनियादी तौर पर जो 73 में बना था, उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ तरामीम हुई, फिर वो तरामीम वापस भी हुई। लेकिन हाल ही में जो चीजें हुई है ना, उसको आप देखें तो हम देखते हैं कि वो आइन की जो तरमीम है वो किसी एक शख्स के लिए की गई ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दी सके या किसी को नवाजा जा सके, अदालतें अपने कंट्रोल में की जा सके। जाहिर है कि माजी में एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन की बालादस्ती के हवाले से पार्लियामान में भी कहा, और फिर वो मौका भी आया और ये सबसे शानदार गोल्डन चांस था मौजूदा रजीम के लिए कि उन्होंने ये सारा जो एजेंडा था वो पूरा करके दिया। लेकिन इशू ये है कि मैं इस आपके फोरम से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में कम से कम कुछ चीजों पर ये गैर एलानिया इत्तेफाक होना चाहिए कि मुल्क के जो वज़राए आज़म हैं उनको कम से कम जो है वो आप जेल में न डालें। आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया में कोई भी वजीर आजम जेल में बिल्कुल गया। ये बड़ी आपने अच्छा पॉइंट दिया है। दूध के दुनिया के लोग नहीं है, लेकिन ये कि जब मुल्क का वजीर आजम, देखें ना, आज भी हमारे पास सबसे ज्यादा तनकीद उस शख्स पर होती है जिसे पूरा मुंतखब ऐवान मुंतखब करता है, और वो दुनिया का खराब तरीन शख्स हमारे लिए होता है। उसका सबब ये है कि आप उनके ऊपर करप्शन के केसेस लगा देते हैं, फिर आप जेल भेज देते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, बाजी में आप जाएं तो शाहिद खाकान अब्बासी हैं या नवाज शरीफ हैं, राजा परवेज अशरफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी हैं, खुद जो है वो जरदारी साहब भी हैं। कुछ चीजें कम से कम तय करें कि जमहूरियत की वजह से जो लोग इन ओहदों पर पहुंचते हैं उनके मनसब जिन पर वो रहे हैं उनका ख्याल करें। इशू ये है कि हमारे पास जो लोग एक छोटे ओहदे पर भी होते हैं और अगर वो उतर जाएं तो भी उनके जो आसपास के लोग होते हैं उनका एहतराम करते हैं, वो तो मुल्क के वजीर आजम रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं बदकिस्मती से। दूसरा ये कि इमरान खान का जो इशू है, बुनियादी तौर पर उनसे तवातर के साथ इतनी गलतियां हुई। मकसद ये कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, उनको कौमी असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको पंजाब हुकूमत खत्म नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने कर दी। उनको पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने कर दी। यानी एक के पीछे एक गलती करते गए। शायद उसका सबब ये था कि उन्होंने अपनी जात के हवाले से बहुत ही ज्यादा तवक्कात लगा ली थी, और उन्होंने शायद जो असल ताकतें हैं इस मुल्क की उनका उससे अंदाजा ही नहीं था कि वो अगर ये तमाम सियासी जमातें उनके साथ मिल जाएंगी तो उनके साथ क्या असर होगा। क्योंकि बाजी में हमने देखा कि इमरान खान उनके साथ मिल गए थे, तो जो अभी मौजूदा रजीम है उसके साथ जो असर हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो वज़राए आज़म है वो उनके लिए तय कर दिया जाए, गैर ऐलानिया। जरूरी नहीं कि आप ऐलान करें कि भाई ये जेल में कम से कम नहीं जाएंगे, अदालतें उनको जमानत दे देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा खट्टी साहब आपका, वकास मान आपका। और सियासतदान जो गलतियां करते हैं, सियासी मुल्क की जो सियासी जमातें गलतियां करती हैं, उससे अल्टीमेटली उसका जो नुकसान होता है वो जमहूरियत कमज़ोर होती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।